Hello and welcome everybody to the session on English grammar. And in this session today we will discuss about pronouns. Now pronouns are very important for us in terms of our entrance exam, in terms of our school syllabus and in terms of general understanding also. हम डे टू डे लाइफ में भी कई सारे प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, इसीलिए हमें प्रोनाउंस का प्रॉपर डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर एप्लीकेशन, उनके यूसेस को समझना बहुत ज़रूरी है. नाउ प्रोनाउंस इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज़ वेरी वास्ट. वास्ट का मतलब ये है कि प्रोनाउंस के बहुत सारे वर्ड्स हैं और क्योंकि इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं इसीलिए ये हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, इसीलिए आपको उन्हें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एग्जाम में इस पर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वी ऑल्सो हैव सम एक्सरसाइजेस फॉर दिस. और एग्जाम में इस पर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एज वी विल प्रोसीड विद द टॉपिक विल कीप ऑन डिस्कसिंग. टू टॉक अबाउट प्रोनाउंस आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. दिवेश likes cricket. He is the captain. Now look at this sentence. In this sentence the opening sentence we mention or we are talking about दिवेश. हम दिवेश के बारे में बात कर रहे हैं तो दिवेश हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा and is also a proper noun. But in the following sentence, in the connecting sentence, in the next sentence, we did not use दिवेश, rather we replaced दिवेश with the word he. So the words which will replace a noun or which can be used in place of noun are called pronoun. So he is a pronoun. Now what is the use of pronouns? ये आखिर हमने pronouns बनाए क्यों? हमारा तो noun से भी काम चल ही रहा था. pronouns को इसलिए बनाया गया क्योंकि एक पर्सन का बार बार अगर आप एक सेंटेंस में नाम रिपीट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट एंड इज ऑल्सो नॉट वेरी कन्वीनियंट. सो दैट इज वाई हमने प्रोनाउंस की कैटेगरी को बनाया जिसमें अगर हमें एक सेंटेंस में, अगर फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ में अगर हमें एक पर्सन को, एक प्रॉपर नाउन को बार बार रेफर करना है या एक नाउन को बार बार रेफर करना है तो उसके लिए हमने ये कैटेगरी ऑफ वर्ड्स बनाए. Let us now move ahead and understand further. A word that takes place, the position of a noun. Formal definition: a word that takes the place of a noun. ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह लेंगे उन्हें हम प्रोनाउन कहेंगे. Let's look at some examples. First example, Manish is a good singer. We are talking about Manish. He is also good at playing the drums. So in the second sentences, this he is actually replacing the noun Manish. तो he जो है यहाँ पर मनीष को रेफर कर रहा है, पर हमने मनीष को दोबारा नहीं लिखा, हमने उसकी जगह he लिख दिया. So he is a pronoun. Next example, Rama gets fooled by her classmates easily. Next, she is very naive. Second sentence में हमने रमा की जगह वर्ड लगाया है she. रमा is a proper noun और noun को रिप्लेस करने वाला वर्ड she हो जाएगा pronoun. तो ऐसे वर्ड्स जो noun को रिप्लेस करेंगे उन्हें हम pronouns कहेंगे. Next, the Bansals can visit Shimla.
इट इज अ सीरीन हिल स्टेशन। यहां पर सेकेंड सेंटेंस में शिमला को रेफर करने के लिए हमने इट को यूज किया है। शिमला प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे, या नाउन्स के लिए जो वर्ड, नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाएंगे, यहां पर इट हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। सो कंक्लूडिंग, प्रोनाउंस दे स्टैंड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह रिप्लेस किए जा सकते हैं, जो जिससे हम नाउन्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जो नाउन्स की जगह लेंगे, ऐसे वर्ड्स को हम बोलेंगे प्रोनाउंस। After the basic understanding of pronouns, let's understand their types. The first is personal pronoun, second is emphatic pronoun, third is possessive pronouns, fourth is indefinite pronouns, fifth is demonstrative pronouns, sixth is distributive pronouns, seventh is interrogative pronouns, eighth is relative pronouns, and ninth is reflexive pronouns. Now we will go ahead and have a look at them one by one, not in this particular order, but अब हम अच्छे से इनको समझेंगे one by one. Starting with personal pronoun, the first one. The pronoun that stand in place of a person or a thing. नाम से ही समझ में आ रहा है, पर्सनल प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउंस जो या तो पर्सन की जगह यूज किए जाएंगे या थिंग की जगह यूज किए जाएंगे, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। पर्सनल प्रोनाउन में जो कंफ्यूजिंग पार्ट है उसे आप समझिएगा। पर्सनल प्रोनाउन के दो टाइप्स हो सकते हैं। A personal pronoun that comes in place of a subject in a sentence is called subject pronoun. A personal pronoun that comes in place of an object is called object pronoun. एग्जाम्पल से समझते हैं। Look at the first example here. I bought a bag. हैंडबैग है, शॉर्ट फॉर्म में उसे हम बैग लिख लेते हैं। अ बैग फॉर हर। इस सेंटेंस में दो प्रोनाउन यूज किए गए हैं। पहला प्रोनाउन यूज किया गया है आई। सेंटेंस में हम आई के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है, और इसी सेंटेंस में एक और प्रोनाउन है हर। नाउ हर क्या है? हर इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। क्या मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का मतलब होता है जो हमारे सेंटेंस के मीनिंग को, सेंस को कंप्लीट करने के लिए आता है, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अगर इस सेंटेंस में हम सिर्फ कहते हैं आई बॉट अ बैग, तो भी इसका मीनिंग तो कंप्लीट होता, पर जैसे ही आपने लगाया फॉर हर तो मीनिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो गई है। तो हर जो सेकंड प्रोनाउन है उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रोनाउन जिसके बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो सेंटेंस को एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसको समझने के लिए एक और चीज समझिए। इस सेंटेंस में वर्ब है बॉट, तो वर्ब के पहले जो प्रोनाउन आएगा, द प्रोनाउन विच कम्स बिफोर द वर्ब विल बी द सब्जेक्ट प्रोनाउन, and the pronoun which comes after the verb will be the object pronoun. Subject pronoun, object pronoun. Subject pronoun जो सब्जेक्ट का काम करेंगे, object pronoun जो ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने का काम करेंगे। वर्ब के बाद आएंगे, आइडेंटिफाई करना है तो। Let's take one more example and understand this. First sentence देखिएगा, he has invited us for dinner. सेंटेंस में दो प्रोनाउन है। पहला ही जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि हम ही के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन। सेंटेंस में दूसरा प्रोनाउन है अस, जो कि एक्चुअली सेंटेंस को एक कंप्लीट मीनिंग देने का काम कर रहा है। सेंटेंस में वर्ब है इनवाइटेड। He has invited whom? He has invited us. तो us जो है यहां पर सेंटेंस को एक कंप्लीट मीनिंग देने का काम कर रहा है। वो इस वर्ब को कंप्लीट कर रहा है, इस वर्ब के मीनिंग में ऐड कर रहा है।
तो वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सिंपल लैंग्वेज में सेंटेंस में अगर दो प्रोनाउन आ रहे हैं तो वर्ब के पहले आने वाला प्रोनाउन हो जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन और वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर आपको वर्ब में कंफ्यूजन है तो वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स। वर्ब को बहुत डिटेल में समझेंगे आगे जब बढ़ेंगे तो। आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर एक सेंटेंस में दो प्रोनाउंस हैं तो वर्ब के पहले जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और वर्ब के बाद जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। इसको इस तरह से क्लासिफिकेशन समझनी जरूरी है। इस पर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जरूर जा सकते हैं क्योंकि प्रोनाउंस की फॉर्म चेंज होती है। सब्जेक्ट फॉर्म में प्रोनाउंस अलग होते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म में अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सब्जेक्ट फॉर्म होता है और आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है मी। अब ये कैसे चेंज होता है, बहुत अच्छे से इसका एक टेबल है, उसे हम डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखिए, वी कैन मीट हर टुडे। पहला प्रोनाउन है वी, हो जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन। दूसरा प्रोनाउन है हर, हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन को मैं एसपी लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को ओपी। आइडेंटिफाई कैसे करना है, वर्ब से पकड़ना है। हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी मॉडल वर्ब कैन है, मेन वर्ब मीट है। मीट के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और उसके पहले आएगा तो सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये मेन प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मतलब हमारे वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने वाला। थर्ड एग्जांपल देखिए, यहां भी दो प्रोनाउन है। दे आर सेलिंग द रेफ्रिजरेटर टू देम। दो पहला है दे के बारे में बात हो रही है तो जिसके बारे में बात होगी वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन। और सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, दे आर सेलिंग द रेफ्रिजरेटर। किसको बेच रहे हैं, देम को बेच रहे हैं, तो सेकंड प्रोनाउन जो होगा, जो सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, वर्ब को कंप्लीट करने की काम कर रहा है, सेंस कंप्लीट कर रहा है, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। हर प्रोनाउन के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। इसे समझना जरूरी है। मोर इंपॉर्टेंटली इस सेंटेंस में वर्ब है सेलिंग, तो वर्ब के पहले जो प्रोनाउन आ जाएगा वो सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा और वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा इन द सेम सेंटेंस। सो नाउ समराइजिंग द प्रोनाउंस। पहले सेंटेंस में ही है प्रोनाउन, पर्सन के लिए यूज किया गया है, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अस भी है प्रोनाउन, पर्सन के लिए यूज किया गया है, पर्सनल प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउंस जो पर्सन के लिए यूज किए जाएंगे या थिंग्स के लिए यूज किए जाएंगे पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। सेकंड सेंटेंस, वी है प्रोनाउन, पर्सन के लिए यूज किया गया है। हर है प्रोनाउन, पर्सन के लिए यूज किया है। दोनों क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए, पर्सनल प्रोनाउन हो गए, पर्सन के लिए यूज किए जाने वाले। थर्ड एग्जांपल, दे पर्सन के लिए यूज किया गया है और देम पर्सन के लिए यूज किया गया है। ये सब क्या हो गए, प्रोनाउंस हो गए। और प्रोनाउंस में ही सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो वर्ब के पहले आएंगे, जिनके बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो वर्ब के बाद आएंगे, जो सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देते हैं, कंप्लीट सेंस करते हैं, वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएंगे। Rephrasing the same things which we have discussed, the pronouns in these sentences are personal pronouns। जितने भी हमने सेंटेंस अभी डिस्कस किए ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। he, we and they सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाएंगे क्योंकि वो वर्ब के पहले आ रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है, they are the main pronouns। Whereas us, her and them are object pronoun क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहे हैं, ये वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उन्हें बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। नाउ फ्रेंड्स, these are the पर्सनल प्रोनाउंस। जब हम प्रोनाउन की बात करें किसी भी सेंटेंस में तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब द पर्सन हुज स्पीकिंग, जो सेंटेंस को बोल रहा है, इसे हम बोल सकते हैं स्पीकर। और फर्स्ट पर्सन के लिए हम प्रोनाउंस यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म में आई और आई का प्लूरल फॉर्म हो जाता है वी। तो फर्स्ट पर्सन के लिए हमारे प्रोनाउंस हो जाते हैं आई सिंगुलर फॉर्म में और वी प्लूरल फॉर्म में। सब्जेक्ट फॉर्म है और इन्हीं का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मतलब अगर वर्ब के बाद आ जाए तो आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में और वी कन्वर्ट हो जाएगा एस में। मी इज द सिंगुलर फॉर्म, अस इज द प्लूरल फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। प्रोनाउंस के ऑब्जेक्ट फॉर्म मतलब अगर वर्ब के बाद अगर ये आ जाए तो आई की जगह मी आता है और वी की जगह अस आता है।
नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही है, द पर्सन बीइंग स्पोकन टू. इन सिंपल वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से दैट ही इज द लिसनर. जिससे बात की जा रही है मतलब वो सुन रहा है. ही इज द लिसनर और द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं, उसे सेकेंड पर्सन कहते हैं. सेकेंड पर्सन के लिए पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास है यू सिंगुलर फॉर्म में, और यू का प्लूरल भी यू ही होता है. इनके अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म की बात करें तो इनका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी सेम यू और यू ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, और द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट. तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या क्या प्रोनाउंस लेते हैं? सब्जेक्ट फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म में ही, शी, इट, और इन तीनों का प्लूरल फॉर्म हो जाता है दे. सब्जेक्ट फॉर्म है. और इन्हीं का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट का सेम रहता है इट. प्लूरल फॉर्म में दे का हो जाता है देम. आपको ये चीज याद रखनी है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन हम तब यूज करेंगे जब वर्ब के पहले आ जाएं, और ऑब्जेक्ट फॉर्म अब तब यूज करेंगे जब वो वर्ब के बाद आ जाए. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. यही एक थोड़ा सा पार्ट होता है जो हमें समझना जरूरी होता है. अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. नाउ लुक एट an example to understand the subject and object form. Look at the sentence. We went out with them. यहां पर सेंटेंस में दो प्रोनाउंस हैं. पहला है we, दूसरा है them. We is the first person and them is the third person. अब सपोज कि अगर हम सेंटेंस में them की जगह दे लगा दें तो क्या ये सही होगा? ये सही नहीं होगा. ये सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि them जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. we जो है, we के बारे में बात हो रही है तो we सब्जेक्ट प्रोनाउन है. और अगर सेकेंड प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो हमें यह समझना है कि दे यहां पर गलत इसलिए है क्योंकि दे सब्जेक्ट फॉर्म होता है. थर्ड पर्सन का दे सब्जेक्ट फॉर्म होता है. और अगर वो सेकंड प्रोनाउन बन के आ रहा है, अगर वो वर्ब के बाद आ रहा है, यहां पर वर्ब वेंट है, और जो भी प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म ले लेगा. थर्ड पर्सन में ये प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म में अगर आपने यहां पर दे लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा. गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि दे तो सब्जेक्ट फॉर्म होता है, और हमें दे का यहां पर ऑब्जेक्ट फॉर्म देम लेना पड़ेगा. दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको यहां पर डेवलप करनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट फॉर्म कब लेना है और ऑब्जेक्ट फॉर्म कब लेना है. वर्ब के पहले आ जाएगा तो सब्जेक्ट फॉर्म लेना है, और वर्ब के बाद आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट फॉर्म लेना है. दैट इज वाई अगर इस सेंटेंस में वी वेंट आउट विथ दे गलत हो जाता, क्योंकि दे थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म होता है, सॉरी प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट फॉर्म होता है. हमें यहां पर दे नहीं ऑब्जेक्ट फॉर्म देम लगाना पड़ेगा. लुक एट वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. यू गेव द पेन टू मी.
सेंटेंस में दो प्रोनाउन है, पहला है यू जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन। सेंटेंस का दूसरा प्रोनाउन है मी, जो कि वर्ब गेव के बाद आया है, और क्योंकि वो वर्ब के बाद आया है तो उसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, और वो होगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो अगर हमने यहां पर मी की जगह आई लगा दिया तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मी हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म लेना होगा, और आई तो सब्जेक्ट फॉर्म होता है, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होता है, इसीलिए हमें यहां पर मी करेक्ट यूज होगा, आई यहां पर इनकरेक्ट यूजेज होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट फॉर्म, वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर ये कंस्ट्रक्शन गलत है तो क्यों। आपको पूरे ग्रामर को हम इसी तरह समझेंगे जहां पर ये हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर कोई चीज रॉन्ग है तो वो रॉन्ग क्यों है, अकॉर्डिंग टू व्हाट रूल इट इज रॉन्ग, व्हाट कंस्ट्रक्शन इट इज रॉन्ग। इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते समय कई लोगों का अप्रोच ये होता है कि सर ये पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये सूटेबल नहीं लग रहा है। दैट इज नॉट योर आंसर, वो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। आपका आंसर ये होना चाहिए कि अगर ये सूटेबल नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, बेस्ड ऑन व्हाट रूल, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इंग्लिश भी पूरी पूरी मैथमेटिक्स ही होती है, बस आपको इसके जस्ट कुछ बेसिक्स समझने की जरूरत होती है। तो यहां पर अगर हमने सेंटेंस में मी की जगह आई लगाया होता तो वो रॉन्ग होता। क्यों? क्योंकि मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का फॉर्म लेना चाहिए, वर्ब के बाद आ रहा है, और अगर आप आई लिख देंगे तो आई तो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन का फॉर्म होता है, वो यहां पर यूज नहीं हो सकता। यहां पर हमें आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म जो कि मी होता है वो यूज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहां पर एक सेपरेट टेबल में मैंने सब्जेक्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर्म को सेपरेट कर दिया है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है सब्जेक्ट फॉर्म में, और उसका प्लूरल फॉर्म मी हो जाता है। एक और क्लासिफिकेशन किया है, आई जो सब्जेक्ट फॉर्म है वो डूअर होता है, डूअर मतलब वो एक्शन कर रहा है या मेन सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट फॉर्म को हम रिसीवर ऑफ द एक्शन भी बोल सकते हैं, या जो एक्शन को रिसीव कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। हाउएवर, इसका एक बेटर एक्सप्लेनेशन हम तब सीखेंगे जब हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे, स्पेशली जब हम वर्ब्स में जाएंगे। पर अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सब्जेक्ट फॉर्म में आई और ऑब्जेक्ट फॉर्म में मी बन जाता है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर, इसमें कोई चेंज नहीं है, सब्जेक्ट फॉर्म में भी यू ही रहेगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी यू ही रहेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही, शी, इट सब्जेक्ट फॉर्म में, जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहता है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए सब्जेक्ट फॉर्म वी, और अगर वो ऑब्जेक्ट बन जाए तो वी की जगह अस आ जाएगा। सेकेंड पर्सन प्लूरल फॉर्म में कोई चेंज नहीं है, सब्जेक्ट में भी यू और ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहता है। थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट फॉर्म में दे, जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में देम बन जाता है। नाउ आफ्टर द पर्सनल प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस जो पर्सन और थिंग के लिए यूज किए जाएंगे, अब हम बात करेंगे possessive pronoun, a pronoun that shows possession or ownership is called possessive pronoun. Look at the example, his shoe size is bigger than mine. क्या बता रहा है कि उसका जो शू साइज है वो मुझसे बड़ा है। That umbrella is hers, ये umbrella उसका है। The mansion on the hills is ours. These notebooks are ours and those are theirs. यहां पर ये जितने भी डबल अंडरलाइन वर्ड किए हुए हैं ये सारे ओनरशिप बताते हैं, पोजेशन बताते हैं, मेरा है, हमारा है, उसका है। ऐसे प्रोनाउंस जो ओनरशिप बताते हैं, पोजेशन बताते हैं, ये चीज किसकी है, किसका है, ये बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। Now talking about possessive pronoun, मतलब ऐसे प्रोनाउंस जो ओनरशिप बताते हैं, पोजेशन बताते हैं, आपका हक बताते हैं। इनका भी एक फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म में आई,
ऑब्जेक्ट फॉर्म आई का होता है मी, और यही अगर हमें पजेसिव फॉर्म बताना हो तो हो जाता है माइन। सेकेंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में यू, ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू, और उसका पजेसिव फॉर्म हो जाता है योर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम, और पजेसिव फॉर्म हिज। थर्ड पर्सन सिंगुलर में शी, सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म शी का हो जाता है हर, और पजेसिव फॉर्म हो जाता है हर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म इट, जो कि थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी इट, और इसका पजेसिव फॉर्म हो जाता है इट्स। प्लूरल में देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर्म वी का होता है अस, और पजेसिव फॉर्म होता है आवर्स। सेकेंड पर्सन प्लूरल कोई चेंज नहीं है, सब्जेक्ट फॉर्म यू, ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू, लेकिन पजेसिव फॉर्म योर्स। थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म दे, ऑब्जेक्ट फॉर्म देम, पजेसिव फॉर्म theirs. Now friends, talking about possessive pronoun, I will clear one very basic doubt through these two examples. In the first sentence, this is our house. Second is this house is ours. Common confusion है, तो आपको एक बात समझनी है that in the first sentence house noun है, और नाउन के लिए आने वाला वर्ड आवर एक्चुअली एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये ओनरशिप बता रहा है तो ये है पजेसिव एडजेक्टिव। इन द फर्स्ट सेंटेंस आवर इज नॉट अ प्रोनाउन, इट इज अ पजेसिव एडजेक्टिव। ओनरशिप तो बता रहा है लेकिन वो प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, तो वो पजेसिव एडजेक्टिव है। इन द सेकेंड सेंटेंस दिस हाउस इज आवर्स, तो यहां पर आवर्स जो है वो हाउस को रिप्लेस कर रहा है, हाउस की ओनरशिप बता रहा है। सो इन द सेकेंड सेंटेंस आवर्स इज प्रोनाउन, और यहां पर आवर्स है पजेसिव प्रोनाउन। तो याद रखिए आवर जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, क्योंकि वो नाउन के पहले। आवर जब भी होगा एडजेक्टिव के लिए होगा, वो पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। ऑन द अदर हैंड आवर्स होगा पजेसिव प्रोनाउन। छोटा सा कंफ्यूजन है, कई बार आता है कि इसी तरह योर एडजेक्टिव का काम करेगा, योर्स प्रोनाउन का काम करेगा। तो जब आगे एस लगा होता है तब ये प्रोनाउन होता है, नहीं लगा होता तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। बेसिक डेफिनेशन था, बेसिक डाउट था, जो कि कई बार बच्चों को रह जाता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि दोनों करेक्ट हैं, पर दोनों करेक्ट नहीं है। आवर जो है वो एडजेक्टिव है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा, आवर्स जो है वो प्रोनाउन है वो पजेसिव प्रोनाउन बनेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप व्हिच इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Now moving on to the next type of pronoun, demonstrative pronoun. Demonstrative word में छुपा हुआ है demonstrate, और demonstrate का मतलब होता है point out करना, highlight करना। ऐसे pronoun जो एक noun को point out करने का काम करेंगे उन्हें हम कहेंगे demonstrative pronoun. Example this, that, these and those, they are examples of demonstrative pronouns. इसमें से this नियर बाई थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। अगर आप किसी पास की चीज को पॉइंट आउट, पास के किसी नाउन को पॉइंट आउट करेंगे तो दिस यूज करेंगे, और दैट फार अवे डिस्टेंट, कोई चीज दूर है, कोई चीज उसे पॉइंट आउट करने का काम करेंगे तो दैट यूज करेंगे। दिस का प्लूरल फॉर्म दीज हो जाता है, और दैट का प्लूरल फॉर्म दोस हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज माई फेवरेट स्टोरी बुक। स्टोरी बुक नाउन हो गया, और इसे पॉइंट आउट करने के लिए हमने यूज किया है दिस, तो दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे मैं डीपी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब स्टोरी बुक क्या है, उसके शायद पास में है, तो नियर बाई थिंग्स को अगर हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे दिस। नेक्स्ट, दैट इज द क्रिस्टल शैंडलियर आई वॉन्ट टू बाय। चैंडलियर को पॉइंट आउट करने का काम कर रहे हैं, चैंडलियर कॉमन नाउन हो जाएगा, क्रिस्टल चैंडलियर तो क्रिस्टल एडजेक्टिव हो जाएगा, और पॉइंट आउट करने के लिए हमने दैट यूज किया है तो दैट हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, चैंडलियर जो होता है वो शायद कहीं दूर से दिखा रहा है, तो दूर की चीजों को आपको पॉइंट आउट करना है तो यूज करना है दैट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस का प्लूरल फॉर्म दीज के साथ दिया हुआ है, दीज आर द गिफ्ट्स आई गॉट ऑन माई बर्थडे। गिफ्ट्स प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन को अगर पॉइंट आउट करना है तो प्लूरल प्रोनाउन लेना होगा। दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस का प्लूरल फॉर्म होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में, यहां पर डीपी और पी लिख रहा हूं, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस का प्लूरल फॉर्म। अब क्योंकि ये एक प्लूरल नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है तो प्लूरल फॉर्म लेना होगा, इसीलिए हमने यूज किया है दीज। दिस और दीज दोनों को नियर बाय थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोज बिलोंग टू मिसेस बैनर्जी। दोज दैट का प्लूरल फॉर्म होता है। अब क्योंकि यहां पर बिलोंग जो कि वर्ब है, जो कि प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल वर्ब है, इसीलिए हमें प्रोनाउन भी क्या लेना होगा, प्लूरल लेना होगा। और दैट, शायद दैट का प्लूरल फॉर्म दोज है, दैट हमें पता है फार अवे, जो थोड़ी दूर की चीजें हैं उनके लिए हम यूज करते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म दोज हमने यूज किया हुआ है। सो दोज विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्लूरल फॉर्म फॉर फार अवे या डिस्टेंट या दूर की चीजों के लिए हम यूज करेंगे। Summarizing the similar points, this and these refer to nouns that are nearby in time or space. That and those refer to nouns that are further away in time or space. तो this और these पास की चीजों के लिए, पास के nouns के लिए, that and those further away जो थोड़े distance पर हैं। This and that refer to singular nouns, while these and those refer to plural nouns. Now let's go to the next type, a pronoun that is used to ask a question. It is called interrogative pronoun. ऐसे pronoun जो question पूछने के लिए use किए जाते हैं interrogative pronoun कहलाते हैं। Let us look at it through an example. Who wants an extra notebook? Who is a pronoun. क्योंकि ये किसी पर्सन के लिए रेफर कर रहा है, who मतलब किस पर्सन को एक एक्स्ट्रा नोटबुक चाहिए, तो क्योंकि एक पर्सन को रेफर कर रहा है, एक नाउन को रेफर कर रहा है, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये एक नाउन को रेफर करने के साथ साथ क्वेश्चन पूछने का भी काम कर रहा है। अलॉन्ग विथ रेफरिंग टू अ पर्सन, इट इज ऑल्सो यूज टू आस्क क्वेश्चन। सेकेंड, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो? So what will be interrogative pronoun? Which of the two boys won the race? तो यहां पर which जो है वो दो में से एक बॉय के लिए यूज कर रहा है, मतलब नाउन के लिए आ रहा है और क्वेश्चन पूछने का भी काम कर रहा है, सो इट विल बी अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ऐसे प्रोनाउंस जो क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे उनका फंक्शन क्या है, दे विल बी यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, दे विल बी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। The first, what? The uses of what? It is used to ask questions about things. Let's understand through an example. What is the most interesting part of the show? जब आपको किसी चीज के बारे में क्वेश्चन पूछना हो, हम यूज करते हैं what. Next, what are your hobbies? तो what को कब यूज करना है, जब हम किसी चीज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, we want to ask question about things, we use what. Now let's understand the interrogative pronoun which. It is used to ask about particular thing or people. किसी specific चीज के बारे में या किसी particular person के बारे में आप बात करें तो हम यूज करेंगे which. Which is your favorite television show? एक किसी खास कि आपका फेवरेट कौन सा है, तो एक पर्टिकुलर शो हो गया, तो हमने यूज किया है which. नेक्स्ट, विच ऑफ द टू टीम्स वन द ट्रॉफी? एक पर्टिकुलर टीम की, दो में से कोई एक टीम की बात है जो ट्रॉफी जीती है, तो हमने यूज किया है विच। तो विच को कब यूज करना, जब किसी पर्टिकुलर थिंग या किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं।